हामीले धेरै खेप हामीले पञ्चायती लेभलमा धेरै जग्गा हामीले पञ्चायतहरू उठायौँ। 50 वोट 60 वोट ज्यादा पाउँदैन थियो बीजेपीले। नमस्कार दर्शकवृन्द, अंजन उपाध्याय ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी में मेरा ये जो विश्लेषण है वो हिंदी में देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग नेपाली और आसामीज में देते हैं। तो प्रयास एक कर रहा हूँ हिंदी में, आपको कैसे लगेगा वो डेफिनेटली हमको कमेंट्स में बता दीजिएगा। हिंदी भाषी नहीं हूँ, इसीलिए हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन तभी भी मैं कोशिश करता हूँ कितना दूर आप लोग को मैं समझाने में, मेरा विश्लेषण समझाने में मैं जो है आप लोग को सकूँगा, वो आप लोग मुझे बोल दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं सिक्किम के मुद्दे पे। सिक्किम एक 1975 में सिक्किम भारतवर्ष का एक अंग बना था। इसके पहले यहाँ पे छोग्याल डायनेस्टी का 300 साल से भी ज़्यादा का वहाँ पे राज था। तो 1951 में एक प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में सिक्किम को रखा गया था, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल चाइना के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये नेशनल सिक्योरिटी के मतलब से इसको एक प्रोटेक्टरेट स्टेट का वो दिया था। फाइनेंस और डिफेंस ये सारा चीज़ इंडिया देखता था, और वहाँ के विकास के लिए जो छोग्याल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा ग्रांट देता था। लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी भारत को, तो सडनली इंदिरा गांधी ने उसको सिक्किम को जनरली वहाँ पे इंडिया के साथ 22वां स्टेट के रूप में इसको ले लिया। तो वहीं से सिक्किम का एक डेमोक्रेटिक, एक इंडियन पार्ट होने के नाते वहाँ पे भारतीय इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग का वहाँ पे थ्रू से वहाँ पे इलेक्शन शुरू हुआ। वहाँ पे लगभग 1975 से अभी तक हर 5 साल में चुनाव होते रहे हैं। और एक राजतंत्र था, उसमें एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट से वहाँ पे चुनाव शुरू हुए हैं। और आज तक वहाँ पे काजी लेंडुप दोर्जी, नरबहादुर भंडारी, बीबी गुरुंग, पवन चामलिंग और अभी पीएस तामांग वहाँ के मुख्यमंत्री के उसमें है अभी तक का। ये सिनेरियो है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे अभी राजतंत्र के बाद यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पे टोटल असेंबली का सीट यहाँ पे संख्या 32 है। एक लोकसभा का एमपी का सीट है, एक राज्यसभा का एमपी है। तो इसी तरह से सिक्किम इंडिया का पार्ट्स एंड पार्सल इंडिया में आ गया है। और 1975 से इधर जो है सिक्किम का जो विकास डेवलपमेंट है वो ट्रेमेंडस एक ग्रोथ सिक्किम के विकास में हुआ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, यहाँ पे रास्ता घाट का डेवलपमेंट है, यहाँ पे बने हुए इमारतों का, गैंगटॉक शहर का इमारत देख के ऐसे लगता है हम लोग कहीं पे फॉरेन कंट्री में है। इसीलिए यहाँ पे एक मेजर जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो रेवेन्यू सोर्सेस टूरिज्म से आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिक्किम का जो सुंदरता है, सिक्किम के बर्फियाली में और सिक्किम के पहाड़ों में जो सुंदरता मिलती है और बाकी जगह उपभोग करना बहुत ही कम ही मिलता है। यहाँ का सुंदरता ही ऐसा है कि लोगों को यहाँ पे बार-बार अट्रैक्ट करता है और लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। उसी बीच यहाँ पे राजनीतिक भी बड़ा टक्कर के साथ यहाँ मुकाबला होता है। जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो काजी के टाइम में हो, काजी लेंडुप दोर्जी के टाइम में हो, या नरबहादुर भंडारी के टाइम में हो, या पवन चामलिंग के टाइम में हो। पवन चामलिंग ही ऐसा व्यक्ति है, वो 25 साल
सिक्किम में राज किए हैं, और दूसरा नरबहादुर भंडारी 15 साल सिक्किम में सत्ता में रहे। बाकी जो काजी लैंडम दर्जी 5 साल में सिक्किम को इंडिया में मार्च करने का 5 साल बाद ही उनको सत्ता से हटाया गया लोगों के द्वारा। तो इसी तरह सिक्किम का पॉलिटिक्स चल रहा है, और एक राजतंत्र से आया हुआ सरकार में भी वो जो सामंती सोच है, वो सामंती सोच सबसे ज्यादा है। डेमोक्रेटिक सोच लगाने के लिए विभिन्न बुद्धिजीवियों के साथ साथ, अखबार के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी भी जब विरोध में होती है तो गणतंत्र का नारा देके यहाँ पे जनरली कोशिश करते हैं कि लोगों को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देना चाहिए, डेमोक्रेसी यहाँ रहना चाहिए। लेकिन तुरंत सत्ता में आने के बाद वो सारा चीज भूल जाते हैं, और ये एक सिलसिला नरबहादुर भंडारी के टाइम से चला आ रहा है। इंडिविजुअली जो एक इंडिविजुअल तरीका से वो शासन उनके जितने भी प्रोसीड्यूर बाद के मुख्यमंत्री है, कोई एक ही लाइन पे सरकार चलाना कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों का डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि राजतंत्र के विरोध में भी लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे आंदोलन छेड़ा हुआ था। और ये जो है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर लोगों का फेथ सबसे ज्यादा है। उसीलिए उन लोग इंडिया के साथ जो मर्जर हुआ है उसमें अभी कोई जैसे बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे अलगाववादी एक कैरेक्टर होता है, लेकिन सिक्किम में अलगाववादी कैरेक्टर आज तक इतना साल में सिक्किम में रहा, मेरे नजर में अभी तक नहीं है। वहाँ को सरकार तो एक इंडिया उसके लिए पॉजिटिव है। सिक्किम सबसे शांति प्रिय राज्य है सिक्किम, लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिक्स है थोड़ा 32 सीट का है, 6-7 हजार, अभी शायद 10,000 का 10-12,000 का एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी है। एक बड़ा ये छोटा होने से भी ये छोटा कंस्टिट्यूंसी में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत मेहनत करते हैं। इसी सिलसिले में हम एक बात करना चाहते हैं कि जो बीजेपी के एक एमएलए है, पहली बार चुनाव बीजेपी का नाम से चुनाव जीते हुए एमएलए है वाईटी लेप्चा, बड़ा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना पार्टी को जो उन लोग अपना पार्टी 32 ही हम लोग उठाएंगे और सरकार बनाएंगे बोल के जो दावा पेश कर रहे हैं। स्पेशली उनका नया प्रेसिडेंट DR थापा एक गर्मजोशी और जोश में है, तो वाईटी लेप्चा ने सबके आंख खुला दिए हैं। बोले हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं अकेला तो 500 से ज्यादा वोट हम लोग को मिलने वाला नहीं है। वाईटी लेप्चा ने ये अपना जो अभिज्ञता है, जो उनका पास्ट का बीजेपी में जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूँ बोल के उनने एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का काम यही है कि उन लोग अकेला कितना वोट उन लोग को मिलेगा। मेरा भी गैंगटॉक राजभवन में जब आडवाणी जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, तो हम लोग का एक बात बीच में सिक्किम के ऊपर बहुत लंबा लगभग 45 मिनट जैसा सिक्किम कैसा है, सिक्किम का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, ये सब बारे में हमारा चर्चा होने का आडवाणी जी के साथ मौका मुझे मिला था। तो मैंने उनको यही बताया था, आप अपना पार्टी बढ़ा के देखिए, आपको कितना आप लोग जल्दी यहाँ पे पार्टी बढ़ाना सकते हैं वो आपको खुद पता चलेगा। सिक्किम में बेसिकली मैंने ये इसलिए बात बोला था, नेशनल पार्टी जो है लोगों का ट्रस्ट नेशनल पार्टी के ऊपर अभी भी नहीं है। सिक्किम में लोग भरोसा नहीं करते हैं नेशनल पार्टी सिक्किम की जो आर्टिकल 371F है वो प्रोटेक्शन करेगा, या फिर जो सेंट्रल
जो दिल्ली का मर्जी से एक शासन चलेगा, ये उन लोग का हर वक्त उन लोग डरते रहते हैं। तो उसीलिए वहाँ पे रीजनल पार्टीज को प्रायोरिटी देता है वहाँ के लोग, और उन लोग रीजनल पार्टी के नाम से गांव बस्ती में भी एक ज़्यादा आस्था है लोकल लीडरशिप पे। तो सिक्किम, मैंने आडवाणी जी से यही बोला था कि आपको भी बहुत मुश्किल होगा, किसी ना किसी नेशनल रीजनल पार्टीज के साथ आप लोग को भी जाना पड़ेगा। तो यही एक था। तो उस वक्त तो वाजपेयी जी और आडवाणी जी पवन चामलिंग को बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन चामलिंग ने भी लास्ट मोमेंट में बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किए। लेकिन इस बार पहली बार पीएस गोले जब मुख्यमंत्री हुए, जो 2 आसन को, विधानसभा आसन तब वेकेट हो गए थे, डबल जीतने के बाद 3 लगभग 2 आसन वेकेट हो गए थे। तो वहाँ पे चुनाव हुआ था। तो एक सीट में मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे चुनाव लड़े, और दूसरा सीट में वाईटी लेप्चा को उन्होंने खड़ा किया, और एक सीट में बीजेपी को दिया। 2 सीट बीजेपी को दिया उन्होंने, और एक सीट में मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे चुनाव लड़े। वो 2 सीट, जबकि वहाँ तब तक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार बना हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ कि 2 सीट जो बाई इलेक्शन था, वहाँ पे 2 बीजेपी को जो एसकेएम पार्टी ने छोड़ दिया था, वहाँ पे वो सक्सेसफुली 2 सीट पे उन लोग चुनाव में सफलता की, और पहली बार के लिए सिक्किम के हिस्ट्री में बीजेपी का वहाँ पे कोई विधानसभा में बीजेपी ने अपना प्रतिनिधि भेज पाया। वहाँ पे एक रिकॉर्ड है। पहले एक बार कांग्रेस को मिला था 1 सीट, उसके बाद ये पहली बार 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को अलायंस करके ही मिला था। वही बात उनका जो बीजेपी का एमएलए है वाईटी लेप्चा, वो सच्चे में एक सच्चे दिल से ये कह रहे हैं कि उन लोग को, पार्टी को 500 से भी ज्यादा सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा, माने वोट नहीं मिलेगा। वहाँ न मोदी का ब्रांडिंग चलता है, न राहुल का ब्रांडिंग चलता है, किसी का भी नहीं चलता है। वहाँ सिक्किम लोकल लीडरशिप का ब्रांडिंग वहाँ एक बार बार चलता रहता है। तो इसीलिए ये चीज सिक्किम के पॉलिटिक्स जब हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल पार्टी सब वहाँ पे आज तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेफ्ट पार्टीज ने भी वहाँ पे बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो भी फेलर हो गए हैं, क्योंकि बार बार सेंट्रल से वहाँ का लोकल कंडीशन में उन लोग क्या करना, कंडीशन में क्या है वहाँ का, वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं होता है। इसीलिए वो लोग भी जब नेशनल पार्टी का वहाँ जरूरत होता है, तो नेशनल पार्टीज वहाँ का इशू को पकड़ने में अनसक्सेसफुल रहती है बार बार। तो इसी चक्कर में वहाँ पे माने स्थानीय जो पार्टी है, वहाँ का जो आंचलिक पार्टी है, वहाँ का जो रीजनल फोर्सेस है, उन्हीं लोग को लोग पसंद करती है। एक सत्ता से एक बार एक रीजनल पार्टी को अगर सत्ता से हटाना है, तो दूसरा रीजनल पार्टी ही वहाँ पे विकल्प के रूप में आता है। तो यही है सिक्किम का जनरल ट्रेंड। तो हमको ये सिक्किम का इसलिए हम बता रहे हैं कि हिंदी में इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग सिक्किम के बारे में जानते नहीं हैं, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में वो नहीं जानते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले जो हमारा वीडियो आएगा, अगला जो हमारा इस अंजन उपाध्याय ऑफिशियल में आएगा, वो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अभी पॉलिटिक्स क्या है, अभी यहाँ पे कैसे चल रहा है, ये यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिकल फोर्सेस क्या है, आने वाले दिन में यहाँ क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे लगभग सिक्किम में 1 सीट है, आसाम में 14 सीट है, 14 सीट है, मिजोरम में 2 सीट है, नागालैंड में 2 सीट है,
अरुणाचल में 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है। इसी तरह से लगभग 22-25 सीट यहाँ पे विधानसभा लोकसभा के लिए है। तो वही मैथमेटिक्स से जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया से उत्तर भारत से यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ का एरिया बड़ा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का बहुत सारे हिली टेरेन है, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्टेट पे एरिया बड़ा होने के बाद भी यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे यहाँ पे जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा का आसन संख्या बहुत ही कम है। तो नॉर्थ इंडिया में के से ये कभी भी टक्कर नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिटिकल जो मास्टर्स होते हैं वो सिर्फ वहाँ उन लोग का चुनावी गणित देखते हैं, और चुनावी गणित उन लोग का उत्तर भारत में ही सीमित रहता है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न फोर्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उन लोग चुनाव जीतने के लिए तो हर वादा करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना जल्दी यहाँ पे चाहे कोई हो नहीं होता है। सिर्फ वीपी सिंह के टाइम में पहली बार यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये सब स्टेट है बोल के एक डेवलपमेंट पैकेज शुरू हुआ था। और जैसे आसाम के लिए उन्होंने रॉयल्टी, जो पेट्रोलियम का रॉयल्टी का सैंक्शन किया था, उसकी वजह से आज बहुत सारा पेट्रोलियम का रॉयल्टी जो आसाम गवर्नमेंट को रेवेन्यू में मिलता है, वो एक पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन इसके बाद भी थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक स्पेशल कैटेगरी था, लेकिन बीजेपी जब से दिल्ली में आए है, नॉर्थ ईस्टर्न जो फेवरेबल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए एक फेवरेबल स्टेट के तरह रखा गया था बीच में ये देवगढ़ा के टाइम में, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। जितना भी यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, और जो फैसिलिटीज थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जितना भी पैसा मिलता था, अभी धीरे धीरे वो सेंट्रलाइज तरीका से सेंट्रलाइज उसमें ले गया है। और बहुत सारा यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यहाँ पे जो और पॉलिसी है, उसमें काफ़ी चेंजेस आया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल कोई पैकेज अभी नहीं मिल रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। तभी भी अभी पीसफुल है, लेकिन इसका एक दिन विस्फोट उठेगा, जैसे उठ ही रहा है। लोग अब सोचने लगे हैं कि हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज हम लोग आपके साथ भविष्य में डिस्कस करेंगे, और बाकी लोगों से भी हम आप लोगों को मिलाएंगे। दर्शक बिंद, हम आज कोशिश किए हैं हिंदी में, जो विशेषतः हम सिक्किम को समझाने के लिए कोशिश किए हैं। उसके बाद भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 2-4 जो विश्लेषण है, 2-4 शब्द जो है उसमें मैंने ऐड किया हुआ है। दर्शक बिंद, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में जानने के लिए आप अंजन उपाध्याय ऑफिशियल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। साथ साथ ये मेरा अंजन उपाध्याय ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब भी करिए और देखते रहिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आप राजनीतिक मजा लेते रहिए।